नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने में। मैं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 तैयारियां तेज हो गई हैं। 325 ग्रेटर नोएडा में यह आयोजन होगा। 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजन होगा। सीएम योगी ने यूपीआईटीएस की तैयारियों की समीक्षा की है। यूपीआईटीएस ग्लोबल ब्रांडिंग का मंच बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साढ़े 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार आएंगे। 2400 से ज्यादा प्रदर्शकों की भागीदारी तैयारी की गई है। 6 लाख से ज्यादा आगंतुकों के आने का अनुमान है। 4000 से ज्यादा एमओयू साइन कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित समझौतों की तैयारी है। ओडीओपी, एमएसएमई, रक्षा सेक्टरों का प्रदर्शन। वहीं एआई, डिजिटल ट्रेड, एफटीए, फूड प्रोसेसिंग पर सत्र होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां इस वक्त तेज है। 25 से लेकर के 29 तारीख तक ये सत्र होंगे, जिसमें कि एआई, डिजिटल ट्रेड, एफटीए, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, रक्षा सेक्टरों पर प्रदर्शन होगा। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप आप कह सकते हैं कि एक विजन है, एक योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसको लेकर के सरकार की तैयारियां तेज हो गई। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लखनऊ से सीधे। रमन, बताइए जरा, क्या तैयारियां हैं यूपीआईटीएस की तैयारियों को लेकर के? क्या इस वक्त मंथन किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के लिए और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने के लिए जब से योगी सरकार बनी है लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। चाहे ग्राउंड ब्रेकिंग, चाहे इन्वेस्टर समिट रहा हो, चाहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रही हो, चाहे G20 रहा हो, और अब नोएडा में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। 25 से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठकर इसकी पूरी समीक्षा की। कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसे लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे, कैसे रुकेंगे, इससे प्रदेश को क्या लाभ होगा और कैसे इसका जो लाभ है वो सीधा आम जनता तक जोड़ा जा सकता है। आपको बता दें, इस ट्रेड शो में 85 देशों के लगभग 550 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने की तैयारी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कनेक्ट होंगी। वहीं 2400 से ज्यादा प्रदर्शक रहेंगे जो अपनी चीजें दिखाएंगे, उनके पास कौन सा प्रोडक्ट है, और 6 लाख से ज्यादा जो है वहाँ विजिटर्स रहेंगे, या इतना अनुमान लगाया गया है। 4000 से ज्यादा एमओयू भी साइन होंगे और 13,500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस लाने की तैयारी है। आपको बता दें, यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट थीम पर रखा गया ये ट्रेड शो बहुत ही खास होने वाला है। और वहीं पर ओडीओपी, जो कि सरकार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एमएसएमई, रक्षा, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक समेत जो 27 सेक्टर हैं जो वहां पर शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना की भी समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। वहीं डीवीजी, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने योजना में रुचि दिखाई है और अपने तमाम उन्होंने स्टॉल लगाने को और तमाम प्रोजेक्ट वहां पर पेश करने को लेकर उन्होंने अपने प्लानिंग पर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वैश्विक निवेश और निर्यात का बड़ा मंच बनेगा, और जिससे कि उत्तर प्रदेश की जो लक्ष्य रखा गया है ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा होगा। रमन, जब हम कहते हैं कि ग्लोबल ब्रांडिंग का, इनोवेशन का एक माध्यम उत्तर प्रदेश बनने वाला है, उसमें ओडीओपी को कैसे सरकार बढ़ावा दे रही है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ओडीओपी को जोड़ करके कैसे ग्लोबल ब्रांडिंग तैयार की जाएगी, उत्तर प्रदेश को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है क्या?
बिल्कुल, ओडीओपी भी थी, वो वहाँ पर स्टॉल रहेंगी और जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं हर जनपद के, उसकी खासियत वहाँ पे सरकार से जुड़े हुए एनजीओ और जो कंपनियां हैं वो उसके बारे में बताएंगी और तमाम जो प्रोडक्ट हैं उसकी ब्रांडिंग की जाएगी पूरे देश, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। कैसे हमारे हर जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा खास है जो कहीं पर नहीं है। और एआई को लेकर के क्या तैयारियां रमन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुझे याद है कि देश में ऐसा प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ने पहले ये घोषणा कर दी कि सबसे पहले एआईजीटी उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर होगा, और अपने आप में ये दर्शाता है कि कितनी संवेदनशील एआई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार। तो एआई को लेकर के इस इनोवेशन में कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस ग्लोबल ग्रोथ इनोवेशन में जो थीम रखा गया है? बिल्कुल, एआई क्योंकि आज के दौर में और इतना बड़ा जब ट्रेड शो होगा तो सबसे मुख्य केंद्र जो रहेगा वो एआई होने वाला है और लगातार सरकार भी प्रयासरत है कि एआई के माध्यम से तमाम ऐसी जो टेक्निक है उसे इजाद किया जाए जिससे कि चाहे रोजगार से लेके सुरक्षा सब में उसका इस्तेमाल हो और पूरे देश और पूरे विदेश के जो भी ऐसे एक्सपर्ट रहेंगे जब वो संगम लगा रहेगा तो वहाँ पे कैसे हमारी अपनी तकनीकी उनके तकनीक से समन्वय बैठा के कितना अच्छा काम हो सकता है, इसको लेकर भी सरकार काम कर सकती है। अच्छा रमन, आप बता रहे हैं 6 लाख से ज्यादा आगंतुक होंगे, उसमें जो लोग होंगे आने वाले हैं, ऐसे में क्या मैनेजमेंट है शहर भर में, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? फोकस अभी से होना चाहिए क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये शो होगा ग्रेटर नोएडा में तो उस हिसाब से तैयारियां भी होनी चाहिए। बिल्कुल, 1 महीने से कम का समय बचा है और बहुत बड़ा ट्रेड शो है, 6 लाख विजिटर्स आने की जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, तो बड़ा एक इवेंट होगा और उसे क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा एक व्यवस्थित आदमी आएगा, कंपनी का सीईओ, चेयरमैन या जनरल मैनेजर, तो पूरी व्यवस्था जो है एक वीआईपी तरीके से करनी पड़ती है जिसके और जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करके ये सवाल जवाब सबसे किया कि आखिर क्या क्या तैयारी है, रोड मैप क्या है, रुकने की व्यवस्था कहाँ है, ब्लू कहाँ पर कौन से स्टॉल लगेंगे, एमयू हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना साइन करा सकते हैं, सभी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश का जेवर भी तैयार हो गया है और जेवर एयरपोर्ट अब जैसे ही शुरू हुआ कमर्शियल फ्लाइट, अब जेवर एयरपोर्ट को भी आगंतुक आके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में और हो सकता है कि निवेश आए। बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया है। भदोही जनपद का नाम संत रविदास नाम रखने पर मायावती खुश हैं क्योंकि याद कीजिए मायावती ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था भदोही जनपद के नाम को बदलने के लिए और रविदास संत रविदास नगर अपनी सरकार में उन्होंने नाम रखा भी था भदोही का। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदल दिया। बसपा सरकार में संत रविदास नाम रखा गया था, सपा सरकार में अखिलेश यादव ने नाम बदल दिया था। काशी राम के नाम पर भी जनपद का नाम रखने की मांग बसपा सुप्रीमो मायावती ने रखी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने जो संदेश दिए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार को उन्होंने धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बहुत अच्छा काम, क्योंकि हमारी सरकार ने संत रविदास के नाम पर भदोही का नाम रखा था और अखिलेश यादव की सरकार आते ही पलट दिया था, उन्होंने नाम बदल दिया था, भदोही फिर से रख दिया। आक्रांताओं के नाम पर ये लोग चलते हैं। और उसके बाद फिर से जब योगी सरकार ने किया तो बीएसपी सुप्रीमो ने, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार का धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग भी कर दिया कि काशी राम के नाम पर जनपद का नाम, एक किसी भी जनपद का नाम रखा जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सरकार में, याद कीजिए, कई जनपदों का नाम बदला था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर को भी उन्होंने नाम बदला था, कई ऐसे, महाराजगंज का भी उन्होंने नाम बदला था, कपिल वस्तु को लेकर के उन्होंने नाम बदला था और कई ऐसे
जनपद थे जो मायावती ने अपने सरकार में उनके नाम उन्होंने बदले थे, जिसमें भदोही भी था, संत रविदास नगर के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा था। और जैसे ही सपा की सरकार आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय उन्होंने ये नाम फिर से बदल दिया। आगे बढ़ेंगे। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। यूपी पीआरपीबी ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 का ये रिजल्ट आउट हो चुका है। अनारक्षित महिला के लिए 255.84 कट ऑफ आया है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो विमेंस कैटेगरी है उसमें 255.84 कट ऑफ आया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस महिला कैटेगरी के लिए 247.35 कट ऑफ आया है। ओबीसी महिलाओं के लिए 249.27 कट ऑफ घोषित किया गया है। और परीक्षा में कुल बता दें आपको 76,184 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 का ये रिजल्ट घोषित किया गया है। ये देखिए जरा, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अधिसूचना जारी की गई है हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीपीआरबी ने ये लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें अधिसूचना भी जारी करके बता दिया गया है कि कट ऑफ कितने कितने आए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहन करके कथित चंदा चोरी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए जाने पर विवाद तेज हो गया है। इस पर महंत राजू दास ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सनातन परंपरा और संत समाज का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव को धर्म का ज्ञान लेने की सलाह देते हुए सवाल उठाया कि क्या राम मंदिर में चोरी करने वाले संत थे। राजू दास ने यह भी कहा कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक वेश में ऐसा करके प्रदर्शन दिखाएं पप्पू यादव। इस पूरे विवाद ने संसद से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। पप्पू यादव के नाटक पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। महंत राजू दास ने आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने सांसद परिसर में देखा। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? आज दुर्भाग्यपूर्ण। और हर हर महादेव। आज से आस्था की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवान शिव के जयकारों के बीच लाखों शिव भक्त अपने पवित्र सफर पर निकल पड़े हैं, अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। श्रद्धा और उत्साह के इस महापर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई है। साथ ही डीजे की ध्वनि सीमा और कांवड़ की ऊंचाई से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा दें ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पहली तस्वीर आप देखिए, एटीएस और आरआरएफ की तैनाती की गई है।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि से, चाहे वो आतंकवादी गतिविधि क्यों न हो, सबसे निपटने के लिए एटीएस की मौजूदगी है यहाँ पर। और देखिए जरा घाटों पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। चूंकि मानसून का समय भी चल रहा है, नदियां अपने रौद्र रूप में हैं, ऐसे इस समय जो श्रद्धालु जाएंगे, जो कांवड़िए जाएंगे घाटों पर पानी भरने के लिए, उनके साथ कोई अनहोनी न हो, कोई समस्या न हो, कोई उन्हें असुविधा महसूस न हो, इसलिए घाटों पर सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद कर दी गई है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुलिस अलर्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। अब आपको दिखा दें ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भक्तों की कतार किस तरह से लगी हुई है, बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव मंदिर इस वक्त गूंज रहे हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है, शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। कांवड़ यात्रा इस वक्त शुरू हो गई है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अब भक्त जो है सड़कों से होकर के, कांवड़ रूट से होकर के शिवालयों में अपने जल अर्पित करने पहुंचेंगे। हर हर महादेव की गूंज सुबह से ही सुनाई दे रही है। सभी भक्त एक बार फिर से बाबा महादेव के इस पावन महीने में, सावन के इस पावन महीने में उनके आशीर्वाद लेने के लिए शिवालयों की ओर कूच कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि सावन के इस पावन महीने में स्वयंभू भगवान शिव साक्षात, उनकी ऊर्जा आच्छादित रहती है शिवालयों में। ऐसे में भगवान शिव को जलार्पित करने से पुण्य लाभ मिलता है। और ऐसे में आप देखिए किस तरह से तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं जो तस्वीरें जगह जगह से। आइए तस्वीरें दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भारत अपडेट पर ये लाइव कवरेज चल रहा है कि किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां हैं, कैसे उत्साह के साथ सावन के इस पावन महीने में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। अभय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ मेरठ। अभय, क्या ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं अभय? जरा वो भी दिखाइएगा और क्या तैयारियां हैं ये भी बताइएगा अभय। बिल्कुल कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यात्रा है ये कांवड़ की, और इसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से, नीलकंठ से, गोमुख से जल उठाते हैं और अपने आराध्य महादेव को जलाभिषेक करते हैं। 30 तारीख से सावन लग चुका है और ऐसे में 11 तारीख का जल है। और अभी कांवड़ियों का जो आवागमन है वो अभी मेरठ तक नहीं पहुंचा है, पर मुजफ्फरनगर तक कांवड़िये पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे 3 से 4 तारीख में मेरठ में भी कांवड़ियों का हुजूम देखने को मिलेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा यात्रा है और तमाम व्यवस्था, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, तैयारियां पूरी कर ली गई है। समय समय पर डीएमएसएस की सड़कों पर है। कांवड़ जो पटरी मार्ग है, क्योंकि एक तरफ गंग नहर है और एक तरफ कांवड़ियों के लिए चलने की व्यवस्था है, तो वहां भी गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम और साथ में बोट भी तैनात की गई है ताकि कोई हादसा होता है तो उसे तुरंत संभाल लिया जाए। साथ ही डीजीपी खुद मेरठ आए थे और तमाम अधिकारियों से बैठक की थी, क्योंकि यूपी से लगने वाले जिले उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ के भी अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि एक दूसरे के राज्य में समावेश कैसे बनाए रखें, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की कांवड़ियों को ना हो। साफ तौर पर सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री का भी साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी तरह की कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, जगह जगह कैंप लगाए जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, किसी खाने पीने की कमी ना हो। और साथ ही सबसे बड़ी चीज देखा जाता है, खुद मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर द्वारा कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करवाई जाती है और देखने लायक मंजर होता है। नीचे कांवड़िए चल रहे हैं और ऊपर से पुष्प वर्षा उन पे हो रही है। साथ ही 11 तारीख का मेरठ में जल है। बाबा ओगरनाथ मंदिर और बागपत में पूरा महादेव मंदिर, ये सबसे मान्य प्राचीन मंदिर है और साफ तौर पर इन मंदिरों की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कांवड़ियों को ना हो, इसका विशेष ध्यान प्रशासन रखते हुए है। जी कीर्तिमान। अच्छा भाई, ये बताइए प्रशासनिक तैयारियां इस वक्त जो देख रहे हैं क्या समुचित तरीके से हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि भाई कांवड़ियों को लेकर के, डीजे को लेकर के तय मानक जो वहां पर लगाए गए हैं, क्या वो उसका अनुपालन करवाने के लिए कोई एसओपी बनाया गया है आगे? बिल्कुल, जितना भी मेरठ में जहाँ से कांवड़ियों को गुजरेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ तक कि हांगकांग से मशीनें मंगाई गई है ताकि किसी भी तरह की पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत न हो। अगर उन कैमरे के माध्यम से बहुत बड़ा कह सकते हैं हॉल बनाया गया है जिसमें कम से कम 20 से 25 स्क्रीनें लगाई गई हैं, उससे पूरे मेरठ की निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही है। अगर कुछ किसी तरह से परेशानी आती है ताकि पुलिस समय पर पहुंच सके। वहीं डीएमएसएसपी समय समय पर बैठक ले रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि पूरी तैयारियां उनके
कर ली गई हैं, किसी भी तरह की कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होगी। और जो हाईवे पे और कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली बीच की दुकानें उनको बंद कराया गया है। यहाँ तक कि होटलों पे भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अपना नाम लिखा जाए, होटल का नाम लिखा जाए। तो साफ तौर पर यात्रा में कोई भी विघ्न न डरे, इसके लिए प्रशासन तैयार है। और कांवड़ियों के भेष में भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। जी कीर्तिमान। अच्छा अभय, शराब और मीट की दुकानों को बंद करने के लिए भी वहां पर मानक तय किए गए हैं, कई नियम लागू कर दिए गए हैं। क्या ये मेरठ के जिन कांवड़ रूट हैं उन पर इसका पालन करवाया जा रहा है? दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर ये स्थिति? बिल्कुल पालन, जिस दिन 30 तारीख से सावन शुरू होता है उसी दिन से जो दुकानें हैं, जो वाइन की दुकानें हैं, उनको साफ तौर पर ढकवा दिया गया है तिरपाल से। और वहीं मीट की जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया है, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की व्यवस्था ना हो। और जो आम लोग हैं और जिनकी दुकानें हैं वो भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि एक तरीके से जो कांवड़ यात्रा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा है और यहाँ से कांवड़िया अपने अपने गंतव्य पे, अपने अपने शिवालयों में पहुंचता है। तो इसको लेकर पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। और कांवड़ियों के जो यहाँ से जो डीजे डाक कांवड़ आती है और उनके संग भी बैठक की गई थी। जो डीजे के मालिक हैं, साफ तौर पर आधे से 12 फीट से ऊपर की कांवड़ नहीं होगी। और साफ तौर पर लोग कहा भी गया है डीजे वालों की तरफ से कि जो कांवड़ के मानक हैं उसी के हिसाब से हम लाएंगे। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग मनमानी भी कर देते हैं। पर इस बार प्रशासन सख्त है कि अगर किसी की कांवड़ 12 फीट से ऊपर पाई जाती है तो उसको कह सकते हैं कि मेरठ में एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले उसको छोटा कराया जाएगा, उसके बाद उसको आगे के लिए रवाना किया जाएगा। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई हादसे हो चुके हैं। डाक कांवड़ ऊंची होती है, हाई टेंशन जो तार होते हैं उनसे टकरा जाती है, उससे हादसा हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि 12 फीट से ऊंची कोई भी कांवड़िया लेके नहीं आएगा। जी अच्छा, एक बात की और जानकारी दीजिए अब है कि जो हम देखते हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के क्या किया गया है। सड़कों पर जिस तरह से कांवड़ यात्री आएंगे, एक तरफ का रूट जो होगा वो तो कांवड़ यात्रियों से भरा होगा, क्या दूसरी तरफ वन वे हो या वन वे की व्यवस्था की गई है या फिर टू वे की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई यात्री जो नॉर्मल यात्री हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो आवागमन में, परिवहन में? बिल्कुल साफ तौर पर लागू कर दिया गया। 30 तारीख से प्लान को लागू कर दिया गया था। एक तरफ कांवड़िए चलेंगे और एक तरफ यातायात चलता रहेगा। और साफ तौर पर जैसे मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं हो गई या दूध की सप्लाई हो गई, जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए यातायात पुलिस द्वारा पास जारी किए जाएंगे। जिन गाड़ियों में पास होंगे वही गाड़ियां वहां से निकल पाएंगी। और एक तरफ का रूट खुला रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांवड़िए चलेंगे तो दूसरी तरफ जो जिन पे लोगों पास होंगे और जो अपने रोजमर्रा के काम है, दूध की सप्लाई नहीं रोक सकते, कह सकते हैं साफ तौर पर मेडिकल इमरजेंसी है, उनको नहीं रोक सकते, तो उनके लिए पास जारी किए गए हैं। वो पास के माध्यम से दूसरी साइड चल सकते हैं। पर अभी मेरठ में कांवड़ियों का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। पर जिस तरह से जो कट हैं, कट भी बंद कर दिए गए हैं। देखा जाता है 500 कट होते हैं, एग्जिट लेने की जगह होती है, उन पर बल्लियां लगाकर उनको बंद कर दिया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सुगम रहे और किसी भी तरह के कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। जी अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था है कि मेरठ के आउटर से कांवड़ियों को गुजार दिया जाए? अब ऐसी कोई व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि अंदर अगर कांवड़ियों का रूट आता है तो फिर तो ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर अव्यवस्थ होगी, ट्रैफिक जाम होगा, जाम की स्थिति बनेगी। मेरठ से किस किस दिशा में लोग जाते हैं कांवड़ को लेकर के? देखो मेरठ से आप कह सकते हैं कि हरियाणा राजस्थान के लोग यहाँ से कांवड़िया यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली जाने वाले, राजस्थान जाने वाले, हरियाणा जाने वाले वहां से जाते हैं। अगर बात की जाए हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, तो यहाँ से निकलने वाले मेरठ शहर से ही इनको गुजरना होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक्सप्रेस वे चालू हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं पहले लोगों को परेशानी होती थी, कहीं जाना है तो जाम से जूझना पड़ता था। पर जो गंगा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इस पर कांवड़िया नहीं चलेगा। साफ तौर पर प्रशासन ने निर्देश दिया कि कांवड़ियों के लिए ये एक्सप्रेस वे नहीं है, जो पुराने रूट थे उन्हीं से कांवड़िया चलेंगे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। और जो कांवड़ यात्रा है 11 तारीख को जल चढ़ाया जाएगा और तमाम मंदिरों में, शिवालयों में भी तैयारियां पूरी हैं। जी कीर्तिमान। ठीक है अभय, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ गई है इस बीच।
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला आ गया है। दिल्ली से बड़ी खबर। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला। ताहिर समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई है। कड़कड़नुमा कोर्ट की तरफ से यह सजा सुनाई गई। ताहिर हुसैन समेत 5 को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी ठहराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं, ताहिर हुसैन दोषी ठहराया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ताहिर हुसैन को कड़कड़नुमा कोर्ट ने सजा सुना दी है। ताहिर हुसैन समेत 5 को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहे भारत अपडेट।